भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 से आज हम इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, यात्रियों के नजरिए से पाठ के अंतर्गत इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, इसके शीर्षक के अंतर्गत हम देखेंगे इब्न बतूता भारत आया था और ये मोरक्को का रहने वाला था। जब ये भारत आया तो इसने अनजाने को जानने के लिए क्या क्या काम किए थे, किस प्रकार अनजानी चीजों को देख करके इसने क्या प्रतिक्रिया दी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चूंकि इब्न बतूता भारत आया, इसको जो नई नई चीजें प्राप्त हुई, नए नए दृश्य, नई नई वस्तुएं इसने देखी, तो वो उसके लिए अनजानी थी और उनको जान करके उसने अपने लेख में के माध्यम से लिखा, अपने देश यहां से पत्र भेजे लिख करके कि जिनमें उसने बताया अनजानी वस्तुएं क्या थी। और यहाँ हम विद्यार्थियों हम आपको बताएंगे केवल 2 मुख्य वस्तुओं को उसने देखा था जिनका उल्लेख हमारी एनसीईआरटी भाग 2 में हमें से प्राप्त होता है। इनमें सबसे पहली वस्तु थी पान और नारियल, दूसरी थी नारियल। पान का पत्ता उसने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने लिखा कि पान का पत्ता अंगूर की बेल की तरह उगाया जाता है, जिस प्रकार हम अंगूर को उगाते हैं। अंगूर चूंकि पूरे विश्व भर में उगाया जाता है तो अंगूर से सभी परिचित हैं, लेकिन इसमें कोई फल नहीं लगता है और इसकी केवल पत्ती उपयोग में ली जाती है। और इसकी पत्ती के साथ उसने लिखा, पत्ती के साथ सुपारी ली जाती है और सुपारी का आकार जायफल की तरह होता है, जो कि एक मसाले के अंतर्गत आता है। इसके टुकड़े करके, इसको काट करके पान की पत्ती में रख करके चबाया जाता है। तो ये पान के पत्ते के बारे में लिखता है। दूसरी वो एक अज्ञात वस्तु के बारे में बात करता है, अनजाने को जानने की खोज में दूसरा वो बताता है नारियल का फल। तो नारियल के फल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है यहां पर, मानव सिर जैसे गिरदार फल। क्या कहता है? नारियल का फल जो था मानव के सिर जैसा गिरदार फल था। चूंकि मानव का सिर होता है जिस पर बाल पाए जाते हैं, तो नारियल के ऊपर भी जटा पाए जाते हैं, तो उनको उसने तुलना की नारियल के फल की मानव के सिर से। और गिरदार का मतलब है नारियल के अंदर जो उसका नारियल के फल के अंदर उसकी गरी निकलती है, तो उस गरी को उसने बताया गिर, कि नारियल का फल है या मनुष्य का गिरदार, मानव सिर जैसे गिरदार फल के बारे में वो कहता है यहां पर। तो यहां देखें हम नारियल के बारे में उसने क्या कहा। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है, ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी है। वो कहता है ये नारियल के वृक्ष हैं, सबसे अनोखे और विस्मयकारी हैं, और ये खजूर की तरह बहुत लंबे होते हैं। जैसे खजूर का पेड़ होता है वैसे ही नारियल का पेड़ होता है। इनमें कोई अंतर नहीं है, मतलब खजूर में और नारियल में कोई अंतर नहीं बताता है इब्न बतूता। क्या कहता है? इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के। एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है, दूसरे से खजूर। वो कहता है एक से काष्ठ फल और दूसरे से खजूर, बस ये अंतर है और इनमें कोई अंतर नहीं है। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, और कहता है नारियल का जो वृक्ष होता है उसका जो फल निकलता है वो मानव के सिर से मेल खाता है। वो कहता है मानव के सिर जैसा उसका फल होता है नारियल का, जबकि खजूर का से हमें खजूर प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आंखें तथा 1 मुख है। हम नारियल को अगर देखते हैं तो नारियल में 2 आंखें और 1 मुख, 3 निशान होते हैं उसके ऊपर, तो वो लगता है जैसे 2 आंखें और 1 मुख हो। और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है, और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। तो इस रेशे से रस्सी बनाते हैं। वो कहता है इसके ऊपर जो रेशा है, इसके ऊपर जो जटा है, वो बालों जैसे दिखाई देते हैं, और यहाँ के लोग नारियल के रेशे से रस्सी बनाते हैं और जहाजों को सिलने में उस रस्सी का प्रयोग, जहाजों को सिलने में, कील की बजाय जहाज को सिलने में इस रस्सी का प्रयोग करते हैं। ऐसा उसने नारियल के बारे में बताया, और कहता है इस रस्सी से वो बर्तनों को भी बांधने का काम करते हैं। इब्न बतूता इन बातों को कहने के बाद, ये पान का हम आपको बता चुके हैं, कहने के बाद इब्न बतूता क्या कहता है? इब्न बतूता और भारतीय शहर। तो इब्न बतूता भारतीय शहरों के बारे में यहां कुछ वर्णन करेगा, जिसमें हम देखेंगे उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सकें जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, बर्नियर ने जो ग्रंथ लिखा है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का मतलब है मुगल साम्राज्य की यात्रा। तो वो क्या लिखता है
अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसका जो ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये कहता है अपने प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। मतलब उसका जो मुगलों का इतिहास था उसको वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। जो उस समय का भारत था, मुगलों का भारत था, उस भारत की तुलना यूरोपीय इतिहास से करता रहा, यूरोप से करता रहा। सामान्यतया यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है। मतलब दो प्रकार के उसमें विरोधाभास है, उसके नमूने पर उसका आधारित है। फ्रांसवा बर्नियर का भारत का वर्णन, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है। मतलब फ्रांसवा बर्नियर ने भारत को यूरोप का प्रतिलोम बताया है, मतलब यूरोप के विपरीत बताया है। साथ ही साथ वो कहते हैं, या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो विभिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। मतलब फ्रांसवा बर्नियर ने ऐसा वर्णन किया है कि भारत यूरोप से विपरीत था, यूरोप से के अनुसार नहीं था, जिससे भारत दुनिया में उच्च कोटि का न बल्कि निम्न कोटि का दिखाई दे या निम्न कोटि का प्रतीत हो। ये 6 पॉइंट बनाता है भूमि स्वामित्व का प्रश्न। भारत में भूमि स्वामित्व के प्रश्न पर क्या हुआ था, तो बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। मतलब बर्नियर कहता है कि भारत और यूरोप में एक जो भिन्नता है वो है निजी भूस्वामित्व की। ब्रिटेन में भूमि स्वामित्व निजी होते थे, पर्सनल व्यक्तियों को या इंडिविजुअल या व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। लेकिन भारत में भूमि का स्वामी केवल अंग्रेज सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, जिसको वो जमींदारों को लीज पर या ठेके पर देते थे। तो यहां भूमि का स्वामित्व नहीं था। इस बात पर भी उसने भारत और यूरोप की तुलना की है। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था। वो कहता है कि भूमि का जो स्वामित्व है वो निजी होना चाहिए, इसमें उसका दृढ़ विश्वास था। और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है। बर्नियर क्या कहता है, राज की जो भूमि होती है उसके बारे में बर्नियर कहता है भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते। मतलब जिनके पास भूमि होती थी वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते भूमि, क्योंकि भूमि राजकीय होती थी। इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन होते हैं। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई है, सिवाय शासक वर्ग के। यहां ऊपर एक स्रोत है, इसमें व्यापक गरीबी। यहां बर्नियर क्या कहता है, पेलसर्ट नामक एक डच यात्री, डच से आने वाला एक यात्री था, उसका नाम था पेलसर्ट। तो पेलसर्ट नाम का एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की ही तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। जब उसने भारत के लोगों में देखा, बर्नियर जैसे अचंभित था वैसे ही पेलसर्ट भी अचंभित था, और इसने यहाँ के लोगों में जो व्यापक गरीबी देखी तो आश्चर्यचकित हो गया। वो लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में
चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। किसानों को पूरी तरह से लगान के माध्यम से उनसे जो कर लिए जाते हैं, इसमें इतना निचोड़ दिया जाता है कि उनके पास पेट भरने को मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है। मतलब बर्नियर भी कहता है, जब पेल सर्ट का उसने अध्ययन देखा तो वो कहने लगा बर्नियर कि भारत का जो समाज है वो दरिद्र लोगों का समरूप जनसमूह से बना वर्णित है, ऐसा वो कहता है, जो एक बहु अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं के द्वारा अधीन बना गया। मतलब भारत का समाज है, दरिद्र लोगों का समाज है, और उस समाज पर किसका शासन होता है? शासक वर्ग का या अमीर लोगों का? गरीबों में से सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। मतलब भारत में ऐसे भी नहीं है कि गरीब और अमीर के बीच की स्थिति के भी कुछ लोग हों, ऐसा एक भी नहीं था। आगे एक यहाँ स्रोत में बताता है, गरीब किसान के बारे में चर्चा की जाती है। यहाँ पर बर्नियर ने लिखा है, गरीब किसान हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत ही हैं। मतलब भारत में कई ऐसी जगह है जहां केवल रेतीली भूमि है या बंजर भूमि है, जिस पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। आगे बर्नियर लिखता है, इस उद्धरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। तो भारत के बारे में बर्नियर जब कहता है कि भारत में मध्यम वर्ग के भी लोग नहीं थे, तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य के इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। मतलब जब जहां की जनता भिखारी है, दरिद्र है, तो वहां का राजा भी गरीबों का राजा हुआ, भिखारियों या दरिद्रों का राजा हुआ। तो बर्नियर ने लिखा कि मुगल सम्राट जो थे वो दरिद्रों और भिखारियों के सम्राट थे, क्योंकि जनता यहाँ की दरिद्र थी, गरीब थी, और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। बर्नियर लिखता है कि भारत के जो शहर थे और नगर थे वो दूषित हवा या गंदी हवा से प्रभावित थे या दूषित थे, और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे, और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। मतलब यहाँ भूमि का जो विकास नहीं हो पा रहा था। बर्नियर ने माना है कि यहाँ की जो राजाओं का जो सरकार की जो नीति थी कि जिसमें भूस्वामित्व निजी लोगों को नहीं दिया जाता था, इसीलिए यहाँ की भूमि की यह दशा हो रही थी। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है। वो भी नहीं कहता है, किसी भी दस्तावेज में ये नहीं लिखा है कि भूमि राज्य की होती थी या भूमि पर राज्य का अधिकार होता है, क्योंकि अबुल फजल ने जो राजस्व का सिद्धांत लिखा है तो वो कहता है सरकार को जो भूमि से राजस्व की प्राप्ति होती थी और वो उसको पारिश्रमिक के रूप में मानता था। मतलब पारिश्रमिक का मतलब था कि भूमि राज्य की नहीं थी, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है।
ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह ना तो लगान था और ना ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। एक निश्चित निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारियों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। यहां हम एक और मुख्य जानकारी हमको मिलेगी, और ये मिलेगी एक विचित्र देश। इसमें अब्दुल रजाक का एक वृत्तांत है, एक विचित्र देश। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रजाक का यह वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। 1440 में अब्दुल रजाक, जो कि समरकंद से आया था, और अब्दुल रजाक समरकंदी द्वारा ये लेख लिखा गया है, और ये अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट, जिसका आधुनिक नाम है कोझिकोड, जो कि आज इसको कोझिकोड कहते, पहले इसको कालीकट कहते थे। और संभवतः वास्को डी गामा भी कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहली बार आया था, पहला यूरोपीय व्यक्ति था। बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। मतलब जो उसने कालीकट बंदरगाह पर देखा अब्दुल रजाक ने, उसको उसने प्रशंसनीय नहीं माना। वो क्या कहता है, यहां ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलौर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। धीरे धीरे वो मंगलौर आ गया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहां उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया, और अब्दुल रजाक ने मंगलौर में आकर के एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलौर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। अब्दुल रजाक कहता है, मंगलौर से 9 मील पहले ही एक पूजा स्थल देखा जो अतुलनीय है, पूरे विश्व में अतुलनीय। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई, 5 गज थी, और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। मतलब वो कहते हैं यह वर्गाकार था। जो मंदिर था मैंने 9 मील पहले देखा, ये वर्गाकार था, यानी समान भुजाओं वाला था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचा
10 गज की थी प्रत्येक भुजा इसकी, और इसकी ऊंचाई 5 गज थी, और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी। जैसे ही हम प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं तो मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति हुआ करती थी, जो मानव आकृति जैसी तथा आदम कद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था मानो वह देख सकती हो। इस शिल्प और कारीगरी के क्या कहने। ये अब्दुल रज़ाक का यहां वर्णन मिलता है, और हम यहां से पहुंचेंगे अगले 6 उस पर, बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। ये फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था, तो ये कहता है कि हमारा जो पूर्व है, जहां वो आया है भारत पूर्व में ही है यूरोप के, तो ये अपविकसित था, यानी विकसित नहीं था, ऐसा फ्रांसवा बर्नियर ने कहा है। देखिए, जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया